नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारी एक सीरीज़ है, प्लेलिस्ट है, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करते हैं। तो आज हम जिस एग्ज़ाम के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो यूपी का टीईटी की जो परीक्षा है, टीईटी की परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो हम ये इस टीईटी की परीक्षा के नोटिफिकेशन के बारे में पूरी बात करेंगे। एप्लीकेशन फिल करना हो गया, एप्लीकेशन की डेट्स क्या हो गई, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन भर सकता है यूपी टीईटी की परीक्षा का फॉर्म इस बारी जो आया है, और इसकी फ़ीस क्या ली जा रही है। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का जो वीडियो है। तो बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। सबसे पहले कि क्या क्या डेट्स हैं, हम एप्लीकेशन आया है तो हम इसको किस डेट तक भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, और फ़ीस की पेमेंट की डेट क्या है, एप्लीकेशन भरने की डेट क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो एप्लीकेशन जो बेगिन हो रहा है, जो स्टार्ट हो रहा है एप्लीकेशन भरने, वो 7वें अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 7 अक्टूबर से फॉर्म भरने के लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 7 अक्टूबर से आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अपनी जो बेसिक जानकारियां हैं दे के फॉर्म में रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, भरा जा सकता है। और जो फ़ीस पेमेंट की डेट है, वो फ़ीस पेमेंट की डेट रखी गई है 25 अक्टूबर। आप 25 अक्टूबर तक फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी फ़ीस पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, और उसके पहले 25 अक्टूबर तक कर रहे हैं, 25 के बाद नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट डेट जो है फॉर्म सबमिशन की, आप फ़ीस तो पेमेंट कर देंगे, फॉर्म सबमिट करने के लिए भी एक दिन और बढ़ा के दिया गया आप लोगों को। तो आप 26 अक्टूबर तक अपना फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ये डेट्स ज़रूर याद रखिएगा। वैसे आप स्टार्ट में भर लीजिए कि बेसिकली लास्ट टाइम पे क्या होता है कि जैसे वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा आ जाता है तो वेबसाइट क्रैश करने लगती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लोग शुरुआत में ही फॉर्म भर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। लास्ट डेट का वेट मत करिए, क्योंकि रश ज़्यादा होता है, वेबसाइट क्रैश कर जाती है, तो हो सकता है कि रश की वजह से आपका फॉर्म छूट जाए, तो आपकी पूरी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए पहले आओ, भरो फॉर्म और ख़त्म करो। ठीक है, तो अगली स्लाइड में बात करेंगे कि हाउ मच एप्लीकेशन फ़ीस वी हैव टू पे, हमें कितना पैसा देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी जेब ढीली करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी। जैसे हमें एक फॉर्म के लिए भरना है, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरी में फॉर्म मांगा गया। ठीक है, तो 2 कैटेगरी में फॉर्म मांगा गया, वो मांगा गया, एक हो गया आपका जूनियर लेवल के लिए। ठीक है, जूनियर लेवल के लिए, एक हो गया आपका प्राइमरी लेवल के लिए। तो ये मैं बात कर रहा हूँ प्राइमरी लेवल की, मतलब केवल एक पेपर की, जिसमें हम केवल एक पेपर की बात करेंगे, केवल जो कि केवल एक फॉर्म के लिए भरा जा रहा है। अगर हम केवल पेपर एक के लिए एप्लीकेशन फिल करेंगे तो हमसे, अगर हम यूआर कैटेगरी, मतलब हमारी कोई कैटेगरी नहीं है, बिना किसी कैटेगरी के हैं हम लोग, जनरल कैटेगरी में आते हैं। ऑब्वियसली जो मतलब रिजर्वेशन की कैटेगरी में नहीं आता है, वो जनरल कैटेगरी में आता है। जो आप लोगों का मिथ है, मैं आप लोगों का मिथ एक दूर कर देता हूँ कि आजकल मतलब जैसे कि हम लोग सोचते हैं कि जो यूआर कैटेगरी होती है उसमें केवल क्या होता है, फॉरवर्ड जो कैटेगरी के लोग होते हैं उनको ही कैलकुलेट किया जाता है, फॉरवर्ड कैटेगरी। ऐसा नहीं है, यूआर कैटेगरी उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अनरिजर्व्ड होते हैं, मतलब जिनको कोई रिजर्वेशन प्राप्त नहीं होता है, वो यूआर कैटेगरी में आते हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जाति के हिसाब से बांटा गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये 600 रुपये हमको डेली करने पड़ेंगे। जो यूआर कैटेगरी बैकवर्ड क्लास में आते हैं या ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं, उन लोगों को 600 रुपये फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। एससी एसटी के लिए आपको 400 रुपये देने पड़ेंगे। जो पीएच कैंडिडेट है उनको 100 रुपये देने पड़ेंगे फॉर पेपर 1 ओनली। ठीक है, जो पेपर 1 के लिए भर रहे हैं, चाहे वो आप जूनियर के लिए भर रहे हो, चाहे वो आप प्राइमरी के लिए भर रहे हो। तो अगर आप एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 600, 400, 100 रुपये बांट के रखा गया है, इस सेक्शन में देना है। ठीक है, और बात अगर दोनों पेपर की बात करते हैं, अगर आप जूनियर और प्राइमरी लेवल दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आप यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे, और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 800 रुपये देने पड़ेंगे। पीएच कैंडिडेट को 200 रुपये, 100 रुपये, मतलब कि उसका जस्ट डबल कर दिया गया है। आपको जो सिंगल पेपर में देना पड़ रहा है उसका जस्ट डबल दोनों पेपर में देने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो बात होगी एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन डेट की बात कर लिए, एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग अपने की पेमेंट के मोड की बात कर लेते हैं। हम लोग पेमेंट की फ़ीस कर कैसे सकते हैं, कि कौन कौन से मोड से फ़ीस मांगी जा रही है। तो इसमें पेमेंट के मोड की बात करूँ तो मैं 2-3 मोड हैं ऐसे, जैसे कि आपके पास डेबिट कार्ड है, किसी भी बैंक का आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप उससे फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड की जैसे क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट ले सकता है, लेते हैं। नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग से भी पेमेंट लेगा, और आप चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। चालान जनरेट करिए, उसको प्रिंट करिए, प्रिंट करके आप किसी भी स्टेट बैंक की ब्रांच में चले जाइए, वहाँ पे सबमिट करिए, वहाँ से एक नंबर मिलेगा आपको, चालान नंबर। वापस आके आप चालान नंबर अपना भर दीजिए, आपकी पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुल। ठीक है, ये तो बात हो गई पेमेंट के मोड की। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है। ठीक है,
कौन भर सकता है फॉर्म, इसकी बात करते हैं। अब बात करते हैं प्राइमरी लेवल के जो एप्लीकेशन मांगा गया है उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है एलिजिबिलिटी का। तो सबसे पहली बात कि कैंडिडेट को बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ में वो अपेयर किया हो या फिर डीएलएड पास किया हो। ठीक है, अपेयर का मतलब होता है ये जहाँ जहाँ पे आपको अपेयरिंग लिखा दिखेगा ना, उस वहाँ पे अपेयरिंग का मतलब होता है कि आपने उस एग्ज़ाम की पर्टिकुलर जिस एग्ज़ाम की अपेयरिंग की बात की जा रही उस एग्ज़ाम के आपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में बैठे हों। तो अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में मतलब किसी भी डिग्री के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में बैठे हैं तो वो अपेयरिंग में कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई एक की। दूसरी जो है वो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है 50% के साथ या मास्टर डिग्री है विद बीएड पास हैं, आपने बीएड पास कर लिया या बीएड के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में आप अपीयर हो चुके हैं, तो आप एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं। ये जो प्राइमरी लेवल का एप्लीकेशन है उसके लिए आप एलिजिबल हैं। दूसरी बात, डिस्टेंस से आपने बीटीसी कर रखी है, ये केवल शिक्षा मित्रों के लिए। ठीक है, अगर कोई भी शिक्षा मित्र भाई है जो डिस्टेंस से बीटीसी कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकता है इस वाली टीटी की परीक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बैचलर डिग्री, और उस बैचलर डिग्री के साथ में आपको एएमयू से एक जो ये टाइटल होती है, ये कोई एक डिग्री है मुअल्लिम ए उर्दू, इसमें आपके पास ये मतलब मुअल्लिम ए उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से होना ज़रूरी है। अगर बैचलर डिग्री के साथ आपके साथ मुअल्लिम ए उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस टीटी की परीक्षा में बैठने के लिए। ठीक है, जो अगला है, अगले में बात की है हमसे ये 12वीं पास। ठीक है, अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आपके पास 4 साल का BLED होना चाहिए, मतलब कि बैचलर इन एजुकेशन ऐसे जो होता है BLED करवाया जाता है, ये 4 साल की डिग्री होती है, ये आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आपने 12th के बाद भरना है ये फॉर्म को। ठीक है, ये तो बात हो गई प्राइमरी लेवल की। बात करते हैं जूनियर लेवल में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांग के रखा है। तो जूनियर लेवल की जो क्वालिफ़िकेशन है उसमें पहले तो बैचलर डिग्री BTC होना चाहिए, दूसरा 50% के साथ बैचलर डिग्री DLED होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बैचलर डिग्री 45 के साथ BEd होना चाहिए। चौथी जो बात की है वो बात की है 12वीं पास स्टूडेंट्स जो जिनके पास 4 साल का BA BEd और BSc BEd जो नई शिक्षा नीति में जैसे एक साथ करवाने की बात कही गई है, अगर ये है या अपीयर्ड है इसमें। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है स्लाइड में, अगर उनके पास ये अपीयर्ड भी हैं, अपीयरिंग में है मतलब कि BSc BEd के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में वो बैठ चुके हैं इस बारी, तो भी वो एलिजिबल हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं जूनियर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है बैचलर डिग्री 50% के साथ और 1 साल का RCI के में BEd। RCI करके जो पहले BEd करवाता था वो 1 साल का होता था, तो उस 1 साल का BEd और RCI के साथ, और बैचलर में 50% आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, 50% मार्क्स हैं बैचलर में, RCI के साथ RCI का BEd आपके पास है तो आप भी एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं इस TT के फॉर्म को। ठीक है, ये तो बात होगी हमने किस किस चीज़ के बारे में बात कर ली। हमने बात कर ली एग्ज़ाम्स के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन बिगिन कब हो रहा है, एप्लीकेशन एंड कब हो रहा है, एप्लीकेशन की फ़ीस कब पेमेंट की जाएगी, एप्लीकेशन के मोड की बात कर ली हमने, किस मोड से पेमेंट की जा सकती है, एप्लीकेशन के एलिजिबिलिटी की बात कर ली, एलिजिबिलिटी में कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो अब आगे आते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग अगली स्लाइड में। एक इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं बता देता हूँ, जो SC ST और बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स हैं इनको क्या होगा कि 5% का रिजर्वेशन मिलेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन में। जैसे कहीं पे लिखा है कि 50% मार्क्स मतलब कि मैंडेट हैं आपके बैचलर में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि 50% में आपको 5% का रिजर्वेशन मिल जाएगा अगर आप इन 2-3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको 45% ही मार्क्स मैंडेट होंगे उस पर्टिकुलर उसमें मतलब कि डिग्री में उस पास कर मतलब कि एलिजिबल होने के लिए। तो ठीक है, ये याद रखिएगा कि अगर किसी कहीं पे 50% लिखा है और किसी बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट का 45% बन रहा है ग्रेजुएशन में, तो वो सोच ले कि मैं नहीं एलिजिबल हूँ इस फॉर्म को भरने के लिए, तो ऐसा नहीं है, आप एलिजिबल हैं, आपको रिजर्वेशन के थ्रू 5% का रिजर्वेशन मिल रहा है, आपको 45 में भी एलिजिबल है भरने के लिए। तो ठीक है, अगली स्लाइड में हम बात करते हैं, अगली स्लाइड में बात करते हैं हम लोग बात करते हैं एग्ज़ाम्स की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो एग्ज़ाम्स से जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्ज़ाम्स जो स्टार्ट होगा आपका, वो एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो रहा है 28 नवंबर से। 28 नवंबर आपकी एग्ज़ाम की स्टार्टिंग डेट है, इस दिन से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा 7 नवंबर को। 7 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में आपको कितने दिन का गैप मिल रहा है आप कैलकुलेट कर सकते हो। मात्र इतने दिन आपको मिलेगा प्रिपरेशन के लिए आफ्टर द एडमिट कार्ड। ठीक है, तो आप लोग अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, आप एडमिट कार्ड का वेट मत करो। ठीक है, आंसर की जो आएगी आपकी वो 2 दिसंबर को आएगी। ठीक है,
दिसंबर 2 दिसंबर को आपकी आंसर की आ जाएगी और जो रिज़ल्ट है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा 28 दिसंबर को। 28 नवंबर को एग्ज़ाम होगा और 28 दिसंबर को 1 महीने के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये आपकी रही एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। एग्ज़ाम की डेट 28 नवंबर, एडमिट कार्ड रिलीज 7 नवंबर, आंसर की 2 दिसंबर, रिज़ल्ट की डेट 28 दिसंबर। ये रही आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट साइड में हम लोग देखते हैं, एक मेरे द्वारा मैसेज लिखा गया है आप लोगों के लिए, तो ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ सकते हो इसको। ये स्लाइड में जो लिखा है कि डियर फ्रेंड्स, आई एम वेरी वेल फेमिलियर विद द एग्ज़ाम प्रेशर, देयर इज़ द ओनली वे टू रिड्यूस इट इज़ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम टुडे फॉर योर एग्ज़ाम्स। इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ये बोला है कि यार दोस्तों, क्या है ना कि मुझे पता है एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ एग्ज़ाम का प्रेशर क्या होता है। तो इसको कम करने का बस एक ही तरीका है हमारे पास, देयर इज़ ओनली वन वे टू रिड्यूस इट। केवल एक तरीका है, वो ये है कि एग्ज़ाम को अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, आज से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। ये मेरे द्वारा मैसेज लिखा गया आप लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की सीरीज़ में जो भी एग्ज़ाम से जो भी नोटिफिकेशंस आएंगे, एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे, हम अपनी इस सीरीज़ में देते रहेंगे आपको। आप सपोर्ट करिए, अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगता है तो। हम पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं आपके लिए। अगर पीईटी से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए, वीडियो चाहिए, कंप्लीट वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, टैक्स मैसेज कर सकते हैं आप, मुझे कमेंट में बता सकते हैं जो भी है। मैं ज़रूर फिर सोचूंगा, बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज़, धन्यवाद।